बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको खबर देंगे कराची के इलाके हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है और नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं, सैयद खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा अभी तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज क्या बताते हैं, किस जमात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुदादाद कॉलोनी में और यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 1, 2 और 3 के बाहर मौजूद हूँ। और अब तक हमारे सामने आए हैं, जो गिनती सामान्य अब तक कवर की है उसके मुताबिक और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो इतलात हमारे पास आई हैं, तो अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार महमूद बाकी मौलवी का पल्ला भारी नज़र आता है। उसके बाद मोईद अनवर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं जो दूसरे नंबर पर हैं, और TLP के अहमद रज़ा वो तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। 263 पोलिंग स्टेशनों पर गिनती जारी है। मुतल्लिका तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं या आज़ाद उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं, उनके सामने ये गिनती का अमल जारी है। लेकिन अब तक जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक PTI का पल्ला भारी नज़र आता है। जी, अभी तक के नताइज के मुताबिक PTI का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, जिस तरह से आप हमें बता भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो दीगर जमातें हैं उनके उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं। TLP के अहमद रज़ा ने 2 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार 8 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। MQM के मोईद अनवर 26 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PTI के महमूद मौलवी 138 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 59 के नताइज हैं ये, और इसी के साथ साथ दीगर नताइज भी सामने आ रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्का 245 का ज़िमनी इंतखाब है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुर्शीद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जहां पर मौजूद हैं जिस पोलिंग स्टेशन पर, आज वहां पर वोटिंग का रुझान कैसा रहा? कितनी तादाद में लोग आए, कितने वोट कास्ट हुए? देखिए, बहुत वोटिंग का जो टर्नआउट था बेइंतहा कम रहा, इंतहाई मायूसकुन रहा। और ये छुट्टी के दिन के जो बातें पहले की जाती थी कि छुट्टी के दिन इलेक्शन कराए जाएं, छुट्टी के दिन इलेक्शन हुए लेकिन टर्नआउट इंतहाई कम था। कोई भी जमात बहुत खातिर ख्वाह अंदाज में अपने वोटरों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी, और 3:30-4 बजे के बाद वोटर अपने तौर पर बाहर ज़रूर निकला। जितना रश हमने होटलों पे चाय खानों पे देखा, उतना रश आज हमें पोलिंग स्टेशन पर नज़र नहीं आया। यहाँ पर भी दिन भर पोलिंग एजेंट और जो पोलिंग का अमला था वो इंतज़ार करता रहा वोटरों का, लेकिन इंतहाई कम तादाद में वोटर बाहर निकला। लेकिन जो बाहर निकला उनके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, और PTI के कारकुन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हैं, उनके पुरजोश नारे हैं और वो खासे पुरुम्मीद भी इस हवाले से। जी, खुर्शीद आलम आप हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां के नताइज के हवाले से। ज़िमनी इंतखाब है ये कराची का हल्का NA 245। यहाँ पर पोलिंग के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। नताइज आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से खुर्शीद आलम हमें बता भी रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी पहले नंबर पर नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से नताइज सामने आ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार ने 28 वोट हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर हैं। MQM उम्मीदवार मोईद अनवर 39 वोट लेकर आगे हैं। और पोलिंग स्टेशन नंबर 206 के ये हम आपको नताइज बता रहे हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 215 यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार 51 वोट के साथ आगे हैं। TLP के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद 19 वोट के साथ दूसरे नंबर हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 235 की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने 35 वोट हासिल किए हैं। MQM के मोईद अनवर ने 29 वोट लिए हैं। और पोलिंग स्टेशन नंबर 34 PCH ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ पर PTI उम्मीदवार महमूद मौलवी 41 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। MQM के उम्मीदवार 26 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल सिद्रा, अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 34 की बात करें तो PTI के उम्मीदवार महमूद मौलवी 41 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि MQM के उम्मीदवार मोईद अनवर ने 26 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 107 की तरफ अगर आएँ तो MQM के मोईद अनवर 76 वोट के साथ आगे हैं, और MQM के शाहिद फराज 20 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कराची का हल्का NA 245 ज़िमनी इंतखाब का मार्का है और वोटिंग खत्म होने के बाद गिनती जारी है। आज दिन भर पोलिंग का अमला वोटर्स की राह तकता रहा। लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से टर्नआउट इंतहाई कम रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान में गर्मा गर्मी भी हुई। जैकब लाइन के पोलिंग स्टेशन पर पेश की फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए गए, और PTI के MPA बिलाल गफ्फार समेत मुतादिद वोटर्स मतलूबा पोलिंग स्टेशन में
नाम ना होने की वजह से दरबदर भटकते रहे। NA 245 के ज़िमनी मार्के के लिए सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमातें वोटर्स में जोश न पैदा कर सकी। छुट्टी का दिन होने के बावजूद हल्के के तमाम 263 पोलिंग स्टेशंस पर अमला वोटर्स की राह तकता रह गया। बिरहान पोलिंग स्टेशंस पर हलचल सिर्फ सियासी रहनुमाओं की आमद से हुई। सोल्जर बाजार नंबर 1 में PTI रहनुमा बिलाल गफ्फार पहुंचे तो PTI, MQM पाकिस्तान और TLP के कारकुनान ने अपने अपने इंतखाबी कैंपों से नारे लगाए। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की अपने हलके से बाहर पोलिंग स्टेशन आने पर MQM के कारकुनों ने नारेबाजी की। पोलिंग स्टेशन नंबर 145 काजी खुदा बख्श स्कूल में TLP ने फार्म 45 का वक्त से पहले अजरा करने का इल्जाम लगाया, जिस पर पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। इसी तरह सोल्जर बाजार के पोलिंग स्टेशन पर भी वोटों की गिनती से पहले ही पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर जबरदस्ती पेशगी दस्तखत करा लिए गए। इलेक्शन के दौरान खुशगवार मनाजिर भी देखने में आए। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मुईद अनवर की हिमायत करने वाली जमातों के पार्टी परचम भी मुत्तहदा के इंतखाबी कैंपों में लगाए गए थे। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस NA 245 की निशिस्त खाली हुई थी। हल्के में रजिस्टर्ड 5000 वोटर्स के लिए 263 पोलिंग स्टेशंस को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयदा जीनत, खुर्शीद आलम, साद साबरी और संजय साधवानी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन के दौरान PTI के जमाल सिद्दीकी ने प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने की धमकी दे दी। वीडियो मंजर आम पर आ गई। जैकब लाइन के पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 ना देने पर जमाल सिद्दीकी ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ है, मैं उससे थप्पड़ मारता हूँ। उसके ऊपर चमाट मारूंगा अभी, उसके ऊपर चमाट मारूंगा अभी। उसके ऊपर चमाट मारूंगा अभी, उसके ऊपर चमाट मारूंगा अभी। बात चेयरमैन PTI की, कभी इदारों को धमकाते हैं, कभी अफसरान को तड़िया लगाते हैं। इमरान खान की जानिब से IG इस्लामाबाद, DIG और खातून जज को धमकी के बाद पैमरा का बड़ा एक्शन। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा एलामिया के मुताबिक इमरान खान अपनी तकरीरों में इदारों पर इल्जामात लगाते रहे हैं, अमनो अमान खराब कर रहे हैं। उनकी बराह रास्त तकरीर से नक्से अमन का खदशा है। पैमरा ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया। कभी इदारों को निशाना बनाया, कभी सिविल नाफरमानी के लिए उकसाया। इमरान खान ने अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए हर हरबा अपनाया। सरकारी अफसरान को धमकियां देने का मामला, पैमरा ने इमरान खान की लाइव तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा के एलामिये के मुताबिक PTI चेयरमैन इदारों पर इल्जामात लगा रहे हैं, उनकी बराह रास्त तकरीर से नक्स अमन का खदशा है। अब इमरान खान की सिर्फ रिकॉर्डेड शुदा तकरीर मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल के साथ नशर की जा सकेंगी। पैमरा हिदायत की खिलाफ वर्जी पर इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत लगाई गई है। पैमरा ने F9 पार्क में खिताब का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान अपनी तकरीरों में मुसलसल इदारों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और अफसरान के खिलाफ उकसा रहे हैं। उनकी तकरीरें आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हैं। इमरान खान की नफरत अंगेजी, सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो और तकरीरों का मवाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी ने इल्जाम लगाया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। ट्विटर बयान में शीरी मजारी ने लिखा कि साबिक वजीर आजम और उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी गुज़श्ता शाम वापस ली गई। यह खिलाफ कानून है। हुकूमत की नाक तले कानून की परवाह किसको है। उन्होंने कहा कि कौम आगाह रहे, साजिशी अनासर इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। लेकिन शीरी मजारी का इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम भी गलत निकला। इमरान खान की रिहाइशगाह बनीगाला के बाहर सिक्योरिटी एहलकार
पहले की तरह ही तैनात हैं। बात करते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से, जो कि इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। ज़हीर अली, आगाह कीजिएगा, शीरी मज़ारी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि सिक्योरिटी वापस ली गई, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस बैरियर पे, और इसके 1 किलोमीटर के करीब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रहायशगाह है, और तमाम इलाकों को हमने अपने खुद देखा है, वहाँ पे विजिट भी किया है। जो सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी की जानिब से ट्वीट भी किया गया, और बाकी भी सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई गई हैं कि बनी गाला से जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तमाम तर सिक्योरिटी को वापस लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बैरियर हैं, नाके, वहाँ पर पुलिस की जो तादाद है वो मामूल के मुताबिक मौजूद है। और पुलिस वालों से यहाँ हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि हमें किसी किस्म के ना कोई आर्डर मिला है, ना किसी ने यहाँ से सिक्योरिटी वापस बुलाई है। मामूल के मुताबिक जितने भी यहाँ पे बैरियर्स हैं, नाके हैं, वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात है। और इस हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है वो बेबुनियाद है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि माहिरीन से राय ले रहे हैं कि इमरान खान को उसी मुकदमे में मुल्ज़िम नामज़द किया जाए या फिर इस हवाले से अलग मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सवाल उठाया कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में तशद्दुद हुआ तो मुल्ज़िम ने किसी फोरम पर निशानदही क्यों नहीं की? शहबाज गिल के बयान से तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तरदीद करता हूँ कि शहबाज गिल पर ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हुआ। तशद्दुद खा वो जिस्मानी हो या ज़हनी हो, हम उसके सख्त मुखालिफ हैं। विक्टिम जो है उसने अभी तक उसके जो भी बयानात हुए हैं, अपने किसी जगह पे ये बात नहीं की कि मेरे ऊपर जो है वो कोई जिनसी तशद्दुद हुआ। अस्थमा की जो बीमारी है उसका टॉर्चर से क्या ताल्लुक है? ये शहबाज गिल के बयान को का दिफा नहीं कर सके। ध्यान हटाने के लिए तशद्दुद की कहानी जो है ये घड़ी है। अदालत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसका इलाज जो है ना पिम हॉस्पिटल में है ना डॉक्टरों के पास है, इसका इलाज जो है वो मेरे पास, इसका इलाज जो है वो मेरे पास। हम इससे जो है वो इस मुकदमे की तफ्तीश भी कर, अगर ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो के वापस अदालत में अगर ना जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है मैं लेने को तैयार। जो तकरीर है बगावत के जुमरे में आती है, अदारों को धमकियां देने के जुमरे में आती है। खातून जज को जिस अंदाज से उन्होंने मुखातब किया है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ना मैंने, अदलिया के खिलाफ जो है वो धमकी है। या तो ये उसी मुकदमे का ये तकरीर हिस्सा बनेगी, ये बतौर मुल्ज़िम नामजद होंगे, या इसके खिलाफ जो है वो अलहदा से मुकदमा दर्ज होगा। गिरफ्तारी का भी वो हुकूमत को जो वो फैसला करना चाहिए। मैं तुम्हारा मुंतजर हूँ, तुम लॉन्ग मार्च करो। 25 मई से ज्यादा मौसर और बेहतर जवाब जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो हुकूमत तहकीकात से क्यों घबरा रही है, आज़ाद पैनल बनाकर तहकीकात करवा लें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। 10 सितंबर के बाद हुकूमत के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला शुरू होगा। फवाद चौधरी के मुताबिक पीटीआई कराची का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं, साद रफीक को उसमें डाल दें, उसमें मुस्तफा नवाज खोखर को डाल दें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को डाल दें। अगर आपने टॉर्चर नहीं किया, और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उसने नहीं किया, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जो शहबाज ने खुद बताया उसे टॉर्चर किया गया, फिर सीआईए के थाने में ला के पिच डार्क में उसकी जो आंखें हैं उसके ऊपर घंटों जो है वो पट्टी बांध के रखी गई। जो पुलिस वाले जो छितर होते हैं उससे जो है उसकी पिटाई की गई। अब वीडियो चल रही हैं, मुझे नहीं पता वीडियो सही है गलत है। अगर सही है तो बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी बात होगी कि शहबाज जो है वो सेहतमंद हो। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं धमकियां दी हैं, किसी को ये कहना कि आप लीगल कार्रवाई करेंगे, ये कैसे धमकी? हम आज से जो मुहिम शुरू कर रहे हैं 10 सितंबर तक है। 10 सितंबर के बाद हमारी मुहिम का अगला हिस्सा शुरू होगा। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुल्जिम शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की पुलिस इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। पीटीआई रहनुमा अपने दावों के हक में कोई मुसद्दिका शवाहिद पेश ना कर सके। इंक्वायरी रिपोर्ट कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। आदिल तनोली की रिपोर्ट।
تحریک انصاف شہباز گل پر پولیس تشدد کے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ آئی جی اسلام آباد کی زیر نگرانی خصوصی کمیٹی نے انکوائری رپورٹ تیار کر لی۔ کمیٹی نے سیاسی رہنماؤں اور ڈاکٹرز کے بیانات ریکارڈ کیے۔ انکوائری کمیٹی کے سامنے تحریک انصاف کے فواد چودھری، راجہ خرم، علی نواز امان اور عثمان ڈار پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کمیٹی کو غیر تصدیق شدہ تصاویر دیں۔ ان سے تصاویر کا ذریعہ اور وقت پوچھا گیا تو لاجواب ہو گئے۔ ادھر شہباز گل کے طبی معائنے کے لیے قائم 4 رکنی میڈیکل بورڈ میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ پمز اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عاطف شامی کی جگہ ڈاکٹر طارق عبداللہ کو بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے بال ٹھاکرے اور پابلو ایسکوبار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھمکی آمیز بیان پر چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ عمران خان سیاست نہیں ملک کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ پیمرا نے عمران خان کو کم سزا دی، جس طرح ماضی میں سیاستدانوں کو سزائیں ملتی رہیں عمران خان کو بھی ملنی چاہیے۔ عمران خان پہ جو بھی پابندی کہ کل جو پیمرا نے لگائی ہے بہت کم لگائی ہے، کیونکہ یہ شخص اس وقت ملک میں سیاست نہیں کر رہا۔ گھناؤنی کوئی سازش ہے وہی شخص کر رہا ہے، اور یہ سازش یہ بھی بتا دوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ سازش ملک کے ہمارے اداروں کے خلاف ہے، یہ سازش کر رہا ہے ہمارے افواج کے خلاف۔ ججز کو دھمکی دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب فوری طور پر اس کا سو موٹو نوٹس لیں، اور جو آپ نے پھر ماضی کے پولیٹیشین کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کریں۔ پاکستان کا بال ٹھاکرے یا پاکستان کا پابلو ایسکوبار بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پابلو ایسکوبار نہیں بن سکے گا۔ قانون سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں 16 اپریل کو ہونے والے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ خلیل طاہر سندھو کہتے ہیں کہ پرویز الہی اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب آئندہ 2-3 روز میں وہ مجھ پر مقدمہ بنا کر گرفتار کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی اکتوبر تک ہو سکتی ہے۔ حمزہ شہباز بھی جلد واپس آ رہے ہیں۔ 16 اپریل والا جو وقوع ہے اس پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو بھی گناہ گار ہو، ہم گناہ گار ہیں، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ نیکسٹ پرچہ جو ہے آج ہی یا کل یہ مجھ پہ دیں گے، کسی بھی چیز کا دیں، چونکہ چوہدری پرویز الہی صاحب اس حد تک، مجھے کبھی ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ کراچی میں NA 245 میں ضمنی انتخاب ووٹوں کی گنتی جاری۔ 12 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، کہیں PTI تو کہیں MKM کا امیدوار آگے۔ اور پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 2 لاکھ ورکرز مہم میں حصہ لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی کو حق دو ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس بات کا رہتی ہے، ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں۔ ٹیسٹ IBA سکھر میں ہوا ہے، ٹیسٹ بھی ہو گیا، بھرتیاں بھی ہو گئیں، 47,000 کی نوکریاں بھی لگا دیں، سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی۔ کسی نے جا کر پوچھا ان بھرتی ہونے والے عورتوں سے اور مردوں سے کہ آپ نے IBA سکھر میں ٹیسٹ دیا ہے، آپ پاس ہوئے ہیں، ذرا IBA کا مطلب تو بتا دیجئے، یہ کس کا شارٹ فارم ہے؟ 10% لوگ بھی نہیں بتا پائے۔ یہ تمہاری میرٹ کے نظام ہے، یہ تمہاری بھرتیاں ہیں، نہیں مانتے ان بھرتیوں کو، میرٹ کا نظام چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں دو تو ہم حق مانگتے ہیں، خیرات نہیں مانگتے ہیں۔ تمہیں دینی پڑیں گی نوکریاں، لیں گے تم سے جابس انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکول بھی تباہ، سرکاری کالجز بھی تباہ، یونیورسٹیوں میں کئی سال ہو گئے وائس چانسلر کا تقرر نہیں کر پا رہے۔ تم نظام چلاؤ گے، 15 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، صرف ترقیاتی بجٹ میں 5,000 ارب روپے یہ بجٹ بنا چکے، کھا چکے۔ مجھے بتاؤ کہاں لگا؟ کیا لاڑکانہ میں لگا؟ کیا شکارپور میں لگا؟ کیا حیدرآباد میں لگا؟ کیا سکھر میں لگا؟ کیا کراچی میں لگا؟ کھا گئے سارا پیسہ، لوٹ گئے سارا پیسہ۔ اور یہ طاقت پیپلز پارٹی کو کون فراہم کرتا ہے؟ یہ کون فراہم کرتا ہے؟ اس لیے یہ تو ہر جگہ کرپشن کر رہے ہیں، انٹیریئر سندھ میں بھی کر رہے ہیں،
یہ وڈیروں کی انجمن ہے، یہ جاگیرداروں کا اکٹھ ہے، اور یہ مقامی سندھیوں اور بلوچوں کا استحصال کر کے، حق مار کے، ان کی گردنوں پہ چڑھ کے یہ اقتدار میں آتے ہیں۔ ایک طرف یہ انٹیریئر سندھ سے اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ سندھ میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، کئی شہر پانی میں ڈوب گئے، بند ٹوٹ گئے، گھر بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ خیرپور کا برا حال ہے، نارا میں بند ٹوٹ گیا ہے، 30 سے زائد دیہات بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ طوفانی بارشوں سے تباہی، خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور بچے سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ٹھری میرواہ کے قریب سیم نالا اوور فلو ہونے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ خیرپور اور نارا کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ جیکب آباد میں 3 روز کے دوران مختلف حادثات میں 3 خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ ضلع شکارپور میں حادثات میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ سکھر کے بروہی محلے میں گھر کی چھت گرنے سے 9 سالہ بچہ جاں بحق ہوا۔ حادثات میں اموات کی تعداد 5 ہو گئی۔ برساتی پانی میں پھنسے سینکڑوں خاندانوں نے سرکاری لیبر کالونی کے فلیٹوں میں رہائش اختیار کر لی۔ شہداد کوٹ میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے دادو میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد مکانات متاثر ہوئے۔ قمبر شہداد کوٹ کی نہر میں شگاف پڑنے سے پانی چاول کی تیار فصل میں داخل ہو گیا۔ ٹنڈو الایار میں درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ کند کوٹ کے کئی دیہات کا رابطہ شہر سے کٹ گیا۔ ادھر سانگھڑ کے ریلیف کیمپوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دوسرے روز بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ متاثرین کی شکایتوں پر انتظامیہ پر واضح کر دیا کہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ دوسرے روز بھی متاثرہ علاقوں کے دورے پر نکلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مٹیاری پہنچے تو متاثرین نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ مٹیاری میں وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء کے ہمراہ میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ جو 60% غریب لوگ ہیں، یعنی اگر 100 خاندان ادھر ہیں تو ان میں سے 60 خاندانوں کو جو سب سے غریب سے شروع ہوں گے ان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے کیش سپورٹ، تاکہ وہ امیڈیٹلی اپنے گھر بار میں جو ان کو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کر سکیں۔ سانگھڑ میں ریلیف کیمپ کا دورہ کر کے امدادی کاموں میں کوتاہی برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ جہاں پہ بھی کوتاہی ہوگی وہ بالکل اس مشکل وقت میں جو پرفارم نہیں کرے گا، جو سندھ حکومت کی کمٹمنٹ ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، اس کو پورا نہیں اترے گا، اس کو سزا بھی ملے گی، چاہے وہ انتظامیہ سے کوئی ہو، چاہے وہ الیکٹڈ آدمی کوئی ہو، اس کا بھی ضرور پارٹی والے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ ادھر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے حیدرآباد کے دیہی علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرہ افراد کو فوری کھانا فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ویلکم بیک۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ہر دل عزیز سما ٹی وی برطانیہ میں اپنے ناظرین تک پہنچنے کے لیے کوشاں۔ انگلینڈ میں سما ٹی وی کی نشریات کا پھر سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین سما کے پروگرامز اور خبریں اسکائی EPG 759 پر دیکھ سکتے ہیں۔ UK اسکائی پر سما کی واپسی، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈنگ اردو نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سما UK میں پھر لانچ کر دیا گیا۔ برطانیہ میں ناظرین اپنا ہر دل عزیز چینل سما اسکائی EPG 759 پر دیکھ سکتے ہیں۔ سما کی UK میں ری لانچنگ ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس سے سما کے ناظرین کا دائرہ وسیع ہوگا اور برطانیہ میں سما کے چاہنے والے، اس کی خبروں پر بھروسہ کرنے والے اور اس کے پروگرامات کے ذریعے حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے بھرپور استفادہ کریں گے۔ UK کے ناظرین اب سما پر بروقت خبریں اور اپڈیٹس دیکھ سکیں گے۔
समा टीवी सारी दुनिया में देखा जाता है। यूरोप में समा देखने वाले घरेलू सार्फिन की तादाद 2,90,00,000 तक पहुंचती है। शुमाली अमेरिका, एशिया और मशरक़ी वस्ता में समा मोबाइल, IPTV, सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाता है। समा पाकिस्तान की समाजी और सियासी पहलुओं की रिपोर्टिंग के हवाले से आलमी न्यूज़ एजेंसियों के लिए मालूमात का मुस्तनद जरिया भी रहा है। न सिर्फ समा ने रिवायती न्यूज़ की व्यूअरशिप में हरीफों को ज़ेर किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर समेटे हैं। समा एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट में पहले ही भरपूर कंटेंट फराहम कर रहा है। समा इंतजामिया मुस्तकबिल करीब में एंटरटेनमेंट चैनल लाने का मंसूबा बना रही है ताकि अपने नाजरीन तक मयारी तफरीही कंटेंट भी पहुंचाए। यूके समा की लॉन्चिंग पर पैगाम में CEO समा टीवी नवीद सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में हमारी कामयाबी नाजरीन का दायरा मजीद वसी करने में मुआविन साबित हुई। समा यूके पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए अपनी खिदमात पेश करेगा। हमारा मकसद पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों में इत्तेहाद और यगानगत का एहसास कायम करना है। जैसा कि समा चैनल पाकिस्तानी सकाफत और रवायात की तरवीज में पेश रहा है, हम बखूबी आगाह हैं कि यूके में हमारे देखने वाले हमारी गैर जानिबदार और सच्ची न्यूज़ रिपोर्टिंग सराहेंगे। समा टीवी यूके नाजरीन तक मालूमाती और तफरीही प्रोग्रामिंग पहुँचाना चाहता है कि जो उन्हें पाकिस्तान में और दुनिया में होने वाले हालात व वाक़यात से बर वक्त आगाह कर सके। समा यूके रिलॉन्च के मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक ने अपने पैगाम में कहा, हम ये ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश हैं कि बरतानिया में समा स्काई के साथ पार्टनरशिप में रिलॉन्च हो रहा है। यह हमें इस बात का मौका फराहम कर रहा है कि यूके में पाकिस्तानी नाजरीन तक अपनी नशरियात पहुंचा सकें और ऐसा कंटेंट मुहैया कर सकें जो दुनिया भर के पाकिस्तानियों के दिलों और जहनों पर छा जाए। यूके में समा की लॉन्चिंग और मुस्तकबिल में एंटरटेनमेंट चैनल की आमद यकीनन नाजरीन के लिए एक अच्छी खबर है। समा के जरिए दुनिया भर में तारकीन वतन पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे, बाखबर रहेंगे।